थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो एक टिपिकल क्वेश्चन इसमें आता है कि इफ गिवन ए ग्राफ, यहां से एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। लेट्स से दिस इज ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस लेट्स से करंट, ओके, एंड समवन आस्क्स इज इट डीसी डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। सो हमारा आंसर होगा इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रही, इट इज नॉट कांस्टेंट, राइट। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड चेक, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी शुड चेक। जैसे मान लो मेरे पास एक ये है, ये वेरिएशन है आई और टाइम। अब थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को ऊपर ले रहा हूं, मतलब देयर इज नथिंग बिलो जीरो, दिस कर्व इज लाइक दिस, द एंटायर ग्राफ इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द टाइम एक्सिस। Now if someone asks us whether this is AC or DC, this is a DC, because though it is changing with time, it is changing with time, yes, but it is not changing its direction. So there should be a change in direction. So यहाँ पे देखोगे तो एक साइकिल में ये प्लस है, so दूसरे साइकिल में ये माइनस भी है। माइनस फ्रॉम ए करंट परस्पेक्टिव, माइनस मतलब क्या, रिवर्स डायरेक्शन में करंट। सो करंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। यहाँ पे this is also positive, this is also positive, so entire current is on the positive side of time axis. That means this is not an AC, this is a changing DC, this is a time changing DC, time varying DC, and this is an AC. So this question comes many times in board exams, especially they will give you couple of graphs and ask which one of these is actually an AC. So आपको देखना पड़ेगा दो चीजें, एक तो वो चेंज हो रही हो टाइम के साथ, और दूसरा प्लस और माइनस दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए। So it should change direction as well, right? Beyond this ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, we will straight away go to the actual maths of these two equations. E is equal to E naught sin omega t और I is equal to I naught sin omega t. Okay, so both of these, right, sin omega t है, यहाँ पे भी sin omega t है, so इसकी वजह से हम इनको बोलते हैं sinusoidal AC. Means you could have other ACs as well. This is a sine relation, but आपके पास कुछ ऐसी alternating current हो सकती है जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, बट वो साइन कॉस ना हो, वो कुछ और हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइनोसॉइडल का मतलब ये दोनों, और हमारे सिलेबस में यही है। ऑल बोर्ड्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका जो स्कोप है वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कहीं कहीं पे जेई एडवांस लेवल पे वो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डालने की कोशिश करते हैं, बट वो हम तब करेंगे जब हमको जरूरत होगी। ठीक है, बहुत कम जरूरत है उसमें भी, लेकिन जरूरत पड़ती है कभी कभी कंसेप्चुअली। ठीक, अच्छा, अगर किसी ने ऐसे लिख के दिया आपको, आपने बोला ये कौन सी एसी, इसने बोला ये कि हाँ ये साइनोसॉइडल एसी है। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर लिख दिया गया I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो अब कोई बोले आके कि नहीं ये साइनोसॉइडल नहीं है, बॉस ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो साइनोसॉइडल, बिकॉज आप जानते हो कॉस ओमेगा टी को कभी भी साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, करेक्ट। कॉस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कॉस और साइन से कंफ्यूज मत होना। दिस इज ऑल्सो साइनोसॉइडल, दिस इज ऑल्सो साइनोसॉइडल, ठीक है। तो एक बात तो ये हमने समझ ली। अब हम जरा इन सारे टर्म्स का मतलब समझेंगे। इन टर्म्स, अगर हमको एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दी हुई है, तो इसमें से ईच टर्म का क्या मतलब है, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। बाय लुकिंग एट, जैसे आपने एसएचएम के क्वेश्चन किए थे, उसमें एसएचएम के क्वेश्चन में क्या था, वी वर गिवन एसएचएम इक्वेशन, पूछते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, ओमेगा क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, राइट। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इन ईच टर्म का इसमें मतलब क्या है, तो कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन? Let's start with E is equal to E naught sin omega t, which is our typical sinusoidal alternating EMF. यहाँ पे E जो है डियर,
टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि when you put a value of t, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, you will put some value. Omega is depending on the nature of the AC. It's a constant for a given AC. And then you apply a sine function on that, and then you multiply with E naught. You will get the value of EMF, but that value will represent the value of E at that time you have plugged in the value. So this is called instantaneous EMF. E naught is called peak EMF. This is the peak value of EMF that you can have. ठीक है? Omega, this is angular frequency. ये वही है जो आप SSM में पढ़ के आए हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर AC का टाइम पीरियड T हो, टाइम पीरियड क्या है? अब ये AC जो है ऑसिलेट कर रही है साइन कर्व की तरीके से, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब अगर मैं इसका एक साइकिल यहाँ पे ड्रॉ करूँ EMF का, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में को दिखाया, सो दिस इज वन साइकिल, राइट? सो दिस इज टाइम T/4, दिस इज T इक्वल टू 0, दिस इज T/2, दिस इज 3T/4 एंड दिस इज T। सो दिस यहां से लेके पीक पे गया, पीक से लेके वापस एक बार 0 हुआ, अब डायरेक्शन चेंज हुआ, अगेन नेगेटिव पीक पे गया, नेगेटिव पीक से वापस 0। दिस इज वन साइकिल एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस साइकिल इज कैपिटल T, टाइम पीरियड। तो ओमेगा और टाइम पीरियड में वही रिलेशन है जो आप पहले पढ़ते हो, 2π/T। ये बहुत काम में आने वाला है अपने को फिर से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π, 1/T इज f। सो AC का फ्रीक्वेंसी अगर f है तो 2πf। ओके, अब यहां पे दिस इज ऑल्सो अ वैलिड ऑल्टरनेटिंग EMF omega t plus phi. There is no difference practically between these two. The only thing is यहाँ पे t equal to 0 डालोगे आप तो E will be 0, sin 0 0. यहाँ पे if you plug in t equal to 0, my dear friends, so this value will be E naught sin phi. So there will be some initial value. So this phi is called initial phase. Sometimes it may be 0, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल फेज 0 है, बट नॉट नेसेसरली कि हमेशा 0 होगा। दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, मतलब EMF t इक्वल टू 0 पे 0 है या किसी सर्टेन वैल्यू पे है। सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज। ठीक है, ओके। चलो लेट्स गो अहेड। Okay. Now let's put the heading RMS value of AC EMF or current. This is the first big topic in this chapter. RMS value of an alternating EMF or current. इसको मैं ऑल्टरनेटिंग बोलूँ, क्या से रहेगा? ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, पहले समझते हैं कि ये क्यों चाहिए लाइफ में, क्या चीज है, वाई इट इज देयर। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द वाई पार्ट। यहाँ पे क्या है कि एसी के लिए अभी आपके घर में जो पावर आ रही है, एक्चुअली आप बोलते हो इट इज 220 वोल्ट्स, इतनी करंट उतनी करंट, राइट? लेकिन यार फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, आप जब बोलते हो 220 वोल्ट्स, इतनी देर में वो 10 बार चेंज हो गई, 100 बार चेंज हो गई।
तो जो चीज टाइम के साथ हर बार चेंज हो रही है, हाउ कैन बी सेड इज 220? तो देयर इज सम गैप। अभी जो घर पे आ रही है तो वो ऑल्टरनेटिंग चीज को हम ऑल थ्रू आउट 220 कैसे बोल रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स जो आप 220 बोल रहे हो वो ना तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना वो पीक वैल्यू है। ऐसा भी नहीं कि वो 220 पीक वैल्यू है, ये कुछ और वैल्यू है। जो आप 220 बोलते हो वो है आरएमएस वैल्यू, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। अभी रूट मीन स्क्वायर हमको ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है, पहले ये समझो। लेट्स से तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है एक वायर में, और एक कोई साइकिल देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज माई प्लस हाफ, दिस इज माई माइनस हाफ, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे ईएमएफ ही लिख सकता हूं मैं, लेकिन करंट से इसको समझना कॉन्सेप्ट में इजी है, ठीक है? द पॉइंट आई वांट टू मेक, राइट? नाउ लेट्स से एक वायर में एक वन कंप्लीट साइकिल एक वायर में एसी फ्लो करी, तो 1/2 ऑफ द टाइम, लेट्स से दिस इज कैपिटल टी, दिस इज t/2, राइट? सो 0 से t/2 ये पॉजिटिव थी एक डायरेक्शन में, t/2 से t में नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैथमेटिकली मैं इसका एवरेज निकालूं टाइम बेसिस पे, मैथमेटिकली इसका एवरेज निकालो, एक ऐसी क्वांटिटी जो आधे टाइम पे प्लस है और आधे टाइम पे माइनस है, उसका एवरेज क्या आएगा? 0। तो अब आप किसी को बोलो कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिकॉज ऑन एन एवरेज इट इज 0। तो वो बहुत मैथमेटिकली आप बोल सकते हो, लेकिन है ये गलत, है ये गलत। क्यों? इसको एक तरह से और समझ सकते हो। अगर इसमें हम पावर निकालें, पावर का फॉर्मूला होता है I²R, कैपिटल पी लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है I²R। अब पावर को तो क्या क्या फर्क पड़ता है, आई पॉजिटिव हो या आई नेगेटिव, इट इज गोना डू स्क्वायर ऑफ दैट, सो पावर विल नॉट बी 0। सो दो योर करंट इज 0, एवरेज करंट इज 0, बट पावर इज नॉट 0 फ्रॉम I²R। दैट मीन्स वी आर मिसिंग समथिंग, वी हैव टू डिफाइन द एवरेज विद इन न्यू कॉन्सेप्ट। जो टाइम बेस्ड एवरेज हम यहां पे देख रहे हैं कि प्लस आई किया और माइनस आई किया, जो कि 0 हो गया, और डिवाइड बाय टी किया, ये नहीं चलेगा। दिस एवरेज इज रॉन्ग, so this is giving us 0, and as per this the average power should also be 0, but average power will not be 0 because it is I²R। ओके, तो हमने क्या किया है, एक टाइम बेस्ड एवरेज डिफाइन करने के लिए वी हैव ब्रॉट अ न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और यू कैन से अ टूल। अगर एक कोई क्वांटिटी है जो इसका विच इज वेरिंग विद टाइम लाइक दिस ft, ठीक है, देयर इज अ क्वांटिटी लाइक दिस, इट इज वेरिंग विद टाइम विद अ फंक्शन t। तो इसको हमने, इसका एवरेज निकालने के लिए हमने बोला लेट्स कॉल इट लाइक दिस, टाइम बेस्ड एवरेज, दो ऐसे ब्रेसेस, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। लेट्स से ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेट्स से ये कोई पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा, हर पीरियोडिक फंक्शन का एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो रिपीट करता है। तो उस एक टाइम पीरियड में 0 to t में आप निकालो इंटीग्रेशन ft dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt। ये हमने एक नया एवरेज डिफाइन किया। क्या किया? एक टाइम पीरियड लिया कैपिटल T, इंटीग्रेशन ft dt किया, मतलब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और नीचे 0 to t dt। अब ये 0 to t dt तो क्या हो जाएगा? कैपिटल T हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला विल जस्ट टर्न आउट टू बी 0 to t ft dt upon capital T. This is the new average that you will have to understand and apply in this case, for an AC case. ये मैंने आपको क्यों बताया है? मैं आपको डायरेक्टली डेरिवेशन भी करा सकता था, बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए, कभी आपको I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी की जगह कुछ और दे दिया उन्होंने, तो आप ब्लैंक ना हो जाओ। आपके पास ये कुछ अगर कॉस है या सेक टैन कुछ भी है,
राइट आपको मालूम है कि ft dt करना है और नीचे t से डिवाइड करना है, बट ट्रस्ट मी बोर्ड लेवल पे तो आपको साइन कॉस ही आने वाला है। ओके तो यहां से क्या टेक अवे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से हम नया टाइम बेस एवरेज डिफाइन कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए जो पीरियोडिकली वेरी कर रही है, राइट 0 से t टाइम पीरियड ft dt अपॉन दिस। ओके अब इस कॉन्सेप्ट से हम इस करंट को इसका टाइम बेस्ड एवरेज निकालेंगे। यूजिंग दिस टूल वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये करंट की एवरेज वैल्यू क्या आती है। ठीक विल स्टार्ट विद पावर फंक्शन, क्योंकि पावर से ही इसको डिराइव करना इजी है, इसलिए विल स्टार्ट विद पावर फंक्शन। सो पावर इंस्टेंटेनियस पावर, रादर इंस्टेंटेनियस पावर, देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं डियर जो एक दो बार करने के बाद आपको क्लियर होंगी। ठीक है पहले इट विल नॉट मेक सेंस। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हमने लिखा है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अंडरस्टूड सी बात है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। प्लीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स। ये इंस्टेंटेनियस पावर क्यों है? क्योंकि आई एम टेकिंग एज इंस्टेंटेनियस। तो इस तरह से मेरी इंस्टेंटेनियस पावर आ जाती है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स आर। बोलो यस और नो। आप जस्ट प्लग्ड इन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आई स्क्वायर आर मतलब किसी भी इंस्टेंट पे पावर कितनी कंज्यूम हो रही होगी, उस इंस्टेंट की करंट टाइम्स आर। आर तो चेंज नहीं हो रहा, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्लियर? अच्छा यहां से अगर हम एवरेज पावर निकालने की बात करें, एवरेज पावर तो वो क्या हो जाएगी 0 से कैपिटल टी, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट एसी। एफ टी मतलब ये दिस इज माई एफ टी, दिस विल बी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। दिस इज एफ टी डी टी होल ओवर टी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने इंस्टेंटेनियस पावर लिखी और उससे एवरेज पावर डिफाइन की एक साइकिल के लिए 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। दिस इज एफ टी, दिस इज डी टी ओवर टी। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक अब बात आती है यहाँ पे इंटीग्रेशन। देखो एसी चैप्टर में पूरा आपका इंटीग्रेशन इन्वॉल्व रहेगा, तो इंटीग्रेशन जो चीजें आपको थोड़ा कम समझ में आए, अब इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मैथ्स में, तो तब दोबारा आपको एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन जो जितना यहाँ पे जरूरत है आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर एज फार एज आई कैन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो। अब एसी मतलब एसी की क्लास इंटीग्रेशन की क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहां से देखो एवरेज पावर मेरी क्या निकल के आएगी। देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स ऑलवेज कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन लाइक डिफरेंशिएशन। तो आई नॉट स्क्वायर और आर तो बाहर आ जाएंगे, आई नॉट स्क्वायर आर बाहर, नीचे टी है ऐसे आ गया। अल्टीमेटली वी जस्ट गेट 0 to t साइन और यहाँ पे हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सो फार सो गुड। साइन स्क्वायर फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे अब बुक्स में डायरेक्टली लिख देते हैं इंटीग्रेशन, पर आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टू टी को डियर हम कभी भी ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि देखो ये वही फंडा है कि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस और फिर 2 नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब यही हम करेंगे, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन विल जस्ट रिप्लेस
हियर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, जस्ट याद रखो इधर है आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी, ठीक है। तो यहां से हमारा एवरेज पावर आ गया है डियर, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। करेक्ट। अब इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जैसे 1 माइनस ये लिखा है तो 1 का अलग कर सकते हो आप और कॉस का अलग कर सकते हो। तो इसको हम कर लेंगे आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी, एक हो गया इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो गया डी टी बाई 2, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू डी टी बाई 2, और माइनस कॉस वाला पूरा मैंने अलग ले लिया, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं 0 से टी cos 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी, और इसको ब्रैकेट क्लोज। इफ एनीवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी स्टेप प्लीज आस्क। कुछ नहीं कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। 1 डी टी को अलग कर लिया, बाय 2 आया है, 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी पहले से था, ये माइनस एंड दिस, ठीक है। अब देखो, अब यहां से बहुत बिल्कुल सिंपल हो गया ये। इंटीग्रेशन डी टी होता है डियर टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी कर रहे हैं, डी टी मतलब होता है टी, से डी एक्स का एक्स होता है, डी टी का टी होगा, और उसमें आप लिमिट लगाओगे 0 से टी, तो कैपिटल टी माइनस 0 मतलब कैपिटल टी। तो ये पहला वाला पार्ट जो है वो सिर्फ इतना बचेगा आपका, ठीक है। ये हो गया टी और ये आ जाएगा सिंपली टी बाई 2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी इज नथिंग बट टी, इसमें लिमिट लगाई है हमने 0 से टी, तो ये क्या बनेगा टी माइनस 0 विच इज कैपिटल टी। अब ये आ जाओ इधर, कोई भी साइन कॉस फंक्शन का, ऐसे याद रखो, मैं आपको करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली कैसे 0 आता है। किसी भी साइन कॉस फंक्शन का याद रखो, कभी टाइम बचाने के लिए भी काफी अच्छा है। पीरियोडिक फंक्शन लाइक साइन कॉस, इनका अगर आप 1 साइकिल में इंटीग्रेशन लोगे तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, चाहे यहां पे साइन हो चाहे यहां पे कॉस हो। एक साइकिल में कर रहा हूं 0 से टी, 1 साइकिल है कंप्लीट। तो यहां पे जैसे कि अगर आप इंटीग्रेशन करो साइन थीटा, कहां से कहां 1 साइकिल, 1 साइकिल मतलब 0 से 2 पाई, ये हमेशा आपको 0 मिलने वाला। क्यों? क्योंकि भाई आप साइन में घूमोगे पूरा, जितना प्लस मिलेगा उतना माइनस मिलेगा, तो इट विल बी 0। बट ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं कि कैसे 0 आएगा। ठीक, फर्स्ट वाला पार्ट हमने लिख दिया, इसको माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी, ठीक है। अब 1 देखो, यहां से मैं डेरिवेशन पर्सपेक्टिव से इसको मैं 0 लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ इसको 0 लिख के आगे बढ़ना है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको 0 निकाल के बता रहा हूं ये कैसे 0 आ रहा है, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन द एग्जाम बिकॉज दैट इज टू मच, ठीक है। देखो, ये है मेरा इंटीग्रेशन 0 से टी cos 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। डियर, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और नीचे जो है 2 ओमेगा से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा, राइट। ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स होते हैं, जो cos का मतलब cos को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो साइन मिलता है, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से आप देखो, ये 1/2 में लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा, पहले टी डालोगे यहां पे आप, ठीक है, तो कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस
साइन 2 ओमेगा टाइम्स 0। समझ में आ रहा है भाई? अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू, लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू। अच्छा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो जरा ओमेगा की वैल्यू यहां डाल देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा साइन 2। ओमेगा की जगह आया 2 पाई बाई टी, ये आया फिर से टी, और ये देखो 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0। अब देखो ये कैंसिल हुआ, क्या आया? ये साइन 4 पाई। साइन 4 पाई क्या होगा? 0। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब 0। तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0 विच इज 0। 0 तो आना ही था इसको। पीरियोडिक फंक्शन को आप साइन कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हो फॉर 1 साइकिल, इट हैज टू बी 0। तो ये पार्ट आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए है, आपको इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये सिर्फ आप पन्ने भरोगे। नो वन इज विलिंग टू चेक दिस। आधे लोग तो फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे होंगे बोर्ड पे, उनको खुद भी नहीं आता होगा ये है ना, तो लोड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे हम बस यहां से क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 से t, सिंस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt इज इक्वल टू 0। बस सीधा ही लिखोगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट तो पूरा खत्म हो गया। तो एवरेज पावर हमारे पास आई क्या? t से t कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर r बाई। एवरेज पावर क्या आई? आई नॉट स्क्वायर r बाई 2। So we will go to the next slide. एवरेज पावर आ गई हमारे पास आई नॉट स्क्वायर r बाई। फिर से एक बार इसको स्टेप्स देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। हमने कहां से स्टार्ट किया है? इंस्टेंटेनियस पावर से, आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये हो गई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, क्योंकि आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर इंटू आर। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी बाई कैपिटल टी, ये हो गया। आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया, ये बचा 0 से टी साइन स्क्वायर टी ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हाँ, अगर पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है तो फिर हमने इसी स्टेप में उसको 0 इस स्टेप में। ये स्क्वायर है, ये समझो बात को। अच्छा क्वेश्चन पूछा है दिमाग ने कि ये भी तो पीरियोडिक फंक्शन है। देखो इस जगह जब तुम साइन स्क्वायर कर देते हो ना, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, मतलब जो स्क्वायर होने से जो नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ओके, दिस इज नॉट, आई शुड से लीनियर पीरियोडिक फंक्शन। एनी लीनियर पीरियोडिक फंक्शन मतलब साइन थीटा कॉस 2 थीटा, इस तरीके के फंक्शन जब हमने स्क्वायर कर दिया तो ये लीनियर नहीं बचा, ये स्क्वायर बन गया, ठीक। तो इसलिए 0 नहीं, वरना अगर ऐसा यहाँ पे सिर्फ साइन ओमेगा टी होता तो ये 0 हो गया। और टू बी ऑनेस्ट इसीलिए तो करंट का एवरेज 0 हो रहा था, क्योंकि वहां पे स्क्वायर नहीं था डियर। अगर हमने खाली यहाँ पे करंट लिया होता तो क्या होता? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, राइट, वो 0 आ जाता ना डायरेक्टली। स्क्वायर होने की वजह से हमारा 0 नहीं आ रहा, ठीक। उसके बाद 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी लिखा है इसको। 1/2 वाले डी टी को अलग कर लिया हमने और कॉस वाले को अलग कर लिया। कॉस वाला इज 0 बिकॉज इट्स ए पीरियोडिक का लीनियर फंक्शन एंड दैट इज 0, और डी टी बाई 2 आ गया टी बाई 2, टी एंड टी कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली एवरेज पावर बची क्या हमारे पास? आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। क्लियर? now comes the important point. If I were to compare this with our regular formula, right, for a equivalent DC करंट, अगर मुझे इस ऑल्टरनेटिंग करंट को, किसको, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को एक इक्विवेलेंट डीसी करंट से कन्वर्ट करना हो जो मुझे सेम पावर कंजम्पशन दे, राइट, तो क्या होगा उस केस में? पावर क्या होगी? इसको हम बोलते हैं
लेट्स इसको भी लिया, आप कुछ आई डैश बोल लो, ठीक है, आई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ डीसी करंट में पावर का फॉर्मूला होता है आई डैश का स्क्वायर इंटू आर। अगर एक इक्विवेलेंट डीसी करंट की बात करें उसमें तो करंट कांस्टेंट रहती है, तो अगर कोई इक्विवेलेंट करंट है डीसी की जिसकी पावर कंजम्पशन सेम है, एवरेज पावर कंजम्पशन इसकी और इसकी, तो ये इसके बराबर आनी चाहिए। बोलो यस और नो। यहाँ पे आई डैश हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट डीसी करंट है जो सेम एवरेज पावर कंज्यूम करे जैसे कि ये एसी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, तो ये जो आई डैश है माय डियर, आई डैश का स्क्वायर ये आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, राइट। इसका मतलब आई डैश की इक्वल आ गई, इसके इक्वल आई नॉट बाई √2, और इस आई डैश को डियर हम बोलते हैं आई आर एम एस, आई आर एम एस। तो मैंने जानबूझ के आई डैश लिखा था, आई आर एम एस। ये वो करंट है आई नॉट बाई √2, इट इज दैट करंट विच वुड कंज्यूम द सेम पावर ओवर वन साइकिल एज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस करंट। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, कि अगर आपके पास अगर एक एसी है आई नॉट साइन ओमेगा टी से बदल रही है, वो इसकी पावर कंजम्पशन है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। आप एक इक्विवेलेंट डीसी करंट लाओ जिसकी वैल्यू हो आई नॉट इसकी पीक करंट डिवाइड बाय √2। अगर आप इस करंट को फ्लो कराओगे एज ए डीसी विदाउट चेंजिंग, then this current will consume same power as this AC current is consuming. Is this clear or not? We have got an equivalent value of a DC current which maps to a AC current, और उसकी वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, और इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। RMS stands for रूट मीन स्क्वायर। जिस तरीके से IRMS डिफाइन किया है, अब I इज इक्वल टू V बाई R होता है, R तो कांस्टेंट होता है, तो अगर हम ERMS या VRMS डिफाइन करें, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल माय डियर फ्रेंड्स विल बी पीक EMF अपॉन √2, या फिर हम बोल सकते हैं ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2। And this is the derivation also for that one. So in your exams, the question would be put up like this. It will be a 2 or 3 marker question. It will be put up like, for an alternating current I is equal to I naught sin omega t, for an alternating current I is equal to I naught sin omega t, define RMS current and then derive the expression for it. So this will be a 3 marker, and if they plug it in some small numerical with it, then उसका एग्जाम में मार्क्स 4 या 5 तक जा सकता है। और ये डेरिवेशन आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से स्टार्ट। इंस्टेंटेनियस पावर इज दिस, ठीक है। योर स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी, ऑफ कोर्स दे विल गिव यू दिस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। Then you will write this, write this, write this, write all this. You can skip and then this. Okay? ठीक है, तो आप थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे इसके, काफी थ्योरी हो गई। Let's do some questions.
So before we hit the questions, so the point we started with, when we say 220 volts, ये अपनी हाउस होल्ड सप्लाई है जो, now question comes, what is this value? This is not peak, this is not average, this is RMS value. RMS value जो हम लोग हर जगह स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज एन RMS वैल्यू. तो इसका मतलब हमारे घरों में जो पीक वोल्टेज आ रहा होगा, देखो E इज इक्वल टू, सॉरी से E नॉट क्या आता है, E RMS क्या आता है, E नॉट बाई पीक बाई √2. तो E नॉट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स E RMS, राइट. तो पीक जो EMF हमारे घरों में आ रहा होगा वो जाएगा √2 टाइम्स 220. So this will be around 311 volts. अगर किसी के घर में वो वाले पुराने वाले एसी लगे हो तो उसमें जिसमें वो स्टेबलाइजर लगता है, तो देखा होगा कि एक इनपुट वोल्टेज जो 290 300 इंस्टेंटेनियसली वो चेंज होता रहता है रीडिंग, अगर वो वाले स्टेबलाइजर्स आपके लगे होंगे, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द पीक. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, नॉर्मली जब भी किसी एसी में हमको दिया गया रहेगा कि लेट्स से मुझे बोल दिया गया एन एसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट्स, कैसे बोला, एसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट्स. अब आपको ये कोई अलग से नहीं बताएगा कि ये RMS वैल्यू है. बाय डिफॉल्ट when it is not stated otherwise, it has to be taken as RMS value. And do not do this mistake in exam, please. This is not peak. When they want to specify peak, they will say it is peak. In the question they will say it is peak, it is E naught. When they do not say anything, understand implicitly it is RMS value. Okay? Question number 1. Electric mains in a house is marked as, electric mains in a house is marked as 220 volts 50 hertz. आप किसी घर में गए and in that house main supply के ऊपर लिखा हुआ था 220 volts hyphen 50 hertz. Question is, write down the expression for instantaneous voltage. Write down expression for instantaneous EMF और voltage. देखो हमारे घरों में जो आता है ऑल्टरनेटिव, उसका पैटर्न वही होता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टू. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ वी हैव टू प्लग इन सर्टेन वैल्यूज. दिस इज नॉट, ऐसा नहीं बस इसको लिख के छोड़ हो गया, इस पैटर्न का है, बट यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ दिस, यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ ओमेगा. टाइम इज टाइम बिकॉज इट इज एवर चेंजिंग. You are supposed to plug in the value of E naught and omega. So again, मैंने क्या बोला था, by default whatever value specified is RMS value. That means हमको ये बोल रहा है कि E RMS is 220 volts. तो peak EMF will be √2 times 220. That means peak EMF would be 311. So एक चीज तो आ गई. Now we have to figure out omega. उसके लिए उन्होंने हमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज 50. ओमेगा माय डियर फ्रेंड्स इज 2 पाई f. ओमेगा इज ऑलवेज 2 पाई f. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. AC is a formula chapter dear. I'm telling you, it's so many formulas, but it is just formulas, nothing else. So omega would be 2 pi into 50. That means omega will be 100 pi. And unless until they ask you
do not plug in the value of pi, keep it in pi terms. ठीक है. Now expression will come as E is equal to E naught मतलब 300 into sin 100 pi t. This is your answer. This is the expression for instantaneous EMF, क्योंकि यहाँ पे आप T प्लग इन करोगे तो आपको उस इंस्टेंट पे EMF मिल जाएगा. बस आपको इतना याद रखना है, दिस रीडिंग इज RMS, दिस रीडिंग इज फ्रीक्वेंसी एंड देन व्हाट. कोई तकलीफ नहीं है न्यूमेरिकल्स में. नो कॉन्सेप्ट लाइक मैग्नेटिज्म में ये दुनिया भर की चीजें सोचनी पड़ती है, डायरेक्शन ये वो. दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर एज कंपेयर्ड, वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज equation of an alternating current is I is equal to 50 root 2 sin 400 pi times t. ठीक. Then the frequency, अगर ऐसा है so then the frequency and IRMS are, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको. ऑप्शन ए 200 हर्ट्ज, 50 एम्पियर. ऑप्शन बी 400 पाई हर्ट्ज, 50 रूट 2 एम्पियर. ऑप्शन सी 200, 50 root 2, and option D 50 hertz, 200 ampere. Option A. Right? कैसे? देखो, कंपेयर करना है बस इक्वेशन को. I is equal to I naught sin omega t से. जिनको नहीं समझ में आया प्लीज पे अटेंशन. दिस इज माई स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है. उन्होंने पूछा IRMS, तो पहले देख लो कि ये जो चीज लिखी है I नॉट, क्या ये यही चीज है 50 रूट 2. सो इसका मतलब ये हो गया कि I नॉट मेरा I नॉट आ गया 50 रूट 2. और मुझे मालूम है IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट 2 कैंसिल, दिस इज 50. एंड इससे कंपेयर करूंगा तो ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 400 पाई. सो ओमेगा इज 400 पाई एंड ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ. सो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 400 पाई, पाई से पाई नो पाई, एफ इज 200. आंसर वुड बी 200 हर्ट्ज. ठीक है. अब बात करेंगे थोड़ा फेज पे. ठीक है, ये तो एक बेसिक न्यूमेरिकल्स हो गए. IRMS पे और इस पे ओमेगा पे. विल टॉक अबाउट फेज नाउ. वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट आर गिवन बाय. वोल्टेज एंड करंट की अलग अलग इक्वेशन दी हुई है. वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है 5 sin 100 पाई t माइनस पाई बाई 6. और करंट की इक्वेशन दी गई है 4 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 6. एक किसी गिवन सर्किट में वोल्टेज इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, इन द सेम सर्किट करंट इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन. इट इज पॉसिबल. रिमेंबर वन थिंग, कभी भी ये चीज नहीं बदलेगी. इफ इट इज पार्ट ऑफ द सेम सर्किट ना, दिस गाय हैज टू बी सेम, बट दिस गाय कैन
बिकॉज करंट एंड वोल्टेज मे बी आउट ऑफ फेज। जो हमने देखी है अभी तक, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसमें क्या है, I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई नॉट एंड V इज या फिर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इम्प्लिसिटली आई एम सेइंग द करंट एंड EMF आर इन फेज, मतलब दे आर टुगेदर दे आर रीचिंग देयर पीक, टुगेदर दे आर रीचिंग देयर डाउन, ऐसे वो साथ में चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग भी। अभी एसी सर्किट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे सर्किट हमको पढ़ने हैं, तो उसमें देखोगे ऐसा बहुत बार होगा कि वोल्टेज वुड बी फॉलोइंग सम डिफरेंट फेज, करंट वुड बी फॉलोइंग सम डिफरेंट फेज। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन दी हुई है, पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए, आपको एक सही ऑप्शन पकड़ना है। वोल्टेज लीड्स करंट बाय 30 डिग्रीज, V leads I by 30 degrees. Option B, I leads V by 30 degrees. Option C, I leads V by 60 degrees. Option D, V leads I by 60 degrees. ऑप्शन सी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे V देखो -π/6, t इक्वल टू 0 पे देख लो तो क्या आ जाएगा, -π/6। इसका फेज क्या आएगा, -π/6 इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज करंट का क्या है, +π/6। तो डिफरेंस कितने हुआ, π/6 माइनस π/6, दैट इज π/6 प्लस π/6, π/3, π/3 होता 60। तो बेसिकली दिस गाय इज लीडिंग, I is leading V by π/3 degrees, which is 60 degrees. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे पहले, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आप। द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग EMF E is given by this. The peak value of an alternating EMF E is equal to E naught cos omega t is 10 volts। अभी देखो उसने क्लियरली आपको ये बता के दिया है कि ये E naught है। अब इसको जबरदस्ती आप RMS मत ले लेना, क्योंकि उसने जब बोला है कि ये पीक है तो इसका मतलब ये E naught है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। एट टाइम t इक्वल टू, एट टाइम t इज इक्वल टू 1/600 seconds, the instantaneous EMF is चार ऑप्शन दिया, इसका हो जाए बता देना, मैं चेक करूंगा आगे, आंसर मत बोलना। 10 volts B, 5√3 volts C, 5 volts D, 1 volt। ये वो कॉस्ट आपने ध्यान दीजिए, एक बार बोल बस, ये कॉस्ट है। हाँ हाँ करेक्ट। किसने बुलाया मुझे? अच्छा ईशान, एक मिनट ईशान।
Yes. नहीं 10 नहीं होगा डियर, ये ई नॉट 10 तो ई नॉट है ना, तो यहाँ पे वैल्यू डालो टी की वैल्यू डालो 1/600। आ रहा यस वोल्ट्स, हाँ अच्छा करेक्ट गाइस, द आंसर वुड बी 5√3 volts। कैसे? द इक्वेशन इज दिस E is equal to E naught cos omega t। तो ये बोल रहे हैं E is equal to 10, E naught is 10 क्योंकि ये है ठीक, cos ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ, तो 50 हर्ट्ज के लिए क्या हो जाएगा 100 पाई, इट इज ओमेगा इंटू टी। अब वो बोल रहा है टी की जगह डालो 1/600, सो दिस विल बी E is equal to 10 cos 100 पाई इंटू 1/600 पाई टी। तो ये 2 0 कैंसिल, दिस इज 10 cos pi by 6, cos pi by 6 is √3/2, so this will come as 5√3 volts। so means जब भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आपको टाइम देगा। जब भी आपसे आरएमएस पूछेगा या पीक पूछेगा आपको कभी टाइम नहीं बताएगा, और जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो दैट पर्सन विल टेल यू द टाइम। सो जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ टाइम हियर and figure this out. Okay, so very easy questions, but sometimes if we have not done this kind of questions exams में हम नहीं कर पाते, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद we'll go ahead with the theory part। A resistance of, now this question is a little bit more involving, so but you can try once. If you are not able to do it, then I'll tell. A resistance of 20 ohm is connected to an alternating source V is equal to अरे यार ये चेंज क्यों, V is equal to 220 sin 100 pi t, 220 sin 100 pi t, ठीक है। 20 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है इससे। द टाइम टेकन बाय द करंट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक टू आरएमएस, टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक टू आरएमएस वैल्यू इज A 0.2 seconds, B 0.25 seconds, C 25 × 10⁻³ seconds, या फिर D 2.5 × 10⁻³ seconds। If you are not able to understand the question, let me tell you, क्या बोल रहा है बंदा कि भाई तेरे पास ये है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 220 sin 100 pi t, ठीक है, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस साथ कनेक्टेड है। वो बोल रहा है कि मुझे वो टाइम ड्यूरेशन बताओ जिसमें करंट जो है इट गोज फ्रॉम द पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मतलब इफ आई वांट टू शो यू ऑन द ग्राफ, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस इज माय आरएमएस वैल्यू का लाइन, let's say this is my IRMS, so they want us to figure out the time from peak, मतलब ये वाली वैल्यू I0
they want us to figure out the time from I naught to this time duration they are asking. This is question mark, this is I naught and this is I naught by रूट 2. मैंने आपको काफी कुछ हेल्प कर दिया है. We have to reach I naught by root 2 value from peak, and this time duration is been asked. So this is the time interval, right? Your time always start from 0. So you can just start, first figure out in what time it reaches peak, ठीक है? And at what time it reaches RMS, take the difference. A little bit of maths is involved here. Correct option is D. अगर किसी से होता तो कैन रेज योर हैंड. Actually, you don't even need these values. Because this is I naught by root 2. So you just need to figure out correspond. जो actually ये सब दिया हुआ है 20 ohm and all that, उसकी जरूरत नहीं है अपने. Because these values, 220 does not define these times. This time is decided by this number. What is the angular frequency? जीरो टू पीक कैसे निकलेगा? जीरो टू पीक, t इक्वल टू जीरो पे इट विल बी जीरो, राइट? लेट्स से I इज इक्वल टू सम I नॉट. हाँ, हो गया? नहीं हुआ? अच्छा. I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. सो t इक्वल टू जीरो पे इट इज I इक्वल टू जीरो. सो लेट्स से t इक्वल टू t, I is equal to I naught. So that means I naught is equal to I naught sine omega t. That means sine omega t is 1. Sine omega t is 1. यहाँ पे omega t क्या है? 100 pi t. So that means this has to be angle 100 pi into t. Omega is 100 pi into t. This guy has to be what? Pi by 2, 90 by 2, sorry, 180 by 2. Yes. So यहाँ से आपका पीक टाइम जो आ गया वो आ गया 1/200. अब इसका टाइम निकालो. जैसे मैंने ये निकाला है वैसे जरा करस्पॉन्डिंग ये I नॉट बाई रूट 2, इसका टाइम निकालो. जहां पे मैंने I नॉट डाला है यहाँ पे I नॉट बाई रूट 2 डाल के t निकालो. कितना? गाइस मैंने क्या किया है, मैंने पीक करंट पहुंचने का टाइम निकालने की कोशिश करी. तो पीक के लिए कोई एक टाइम ले लिया t. पीक का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस इज ऑल्सो I नॉट. I नॉट इज इक्वल टू दिस. इससे मेरा टाइम आ रहा है 1/200 seconds. Similarly, if you want to figure out a time
corresponding to I naught by root 2, what is that? 1/400 आ रहा है? कैसे? आपने बोला I naught by root 2 should be equal to I naught sin 100 pi t. This is the RMS value. I naught से I naught गया, इसका मतलब ये हुआ sin 100 pi t is equal to 1 by root 2. That means 100 pi t should be angle pi by 4. Sin pi by 4 तो 1 by root 2 होता है. Sin pi by 4 is 1 by root 2. So this complete angle has to be pi by 4. तो यहाँ से t क्या आ गया? 1 by 400 सेकेंड. अब देखो ये टाइम जो है ये है 1 by 400, ये वाला टाइम जो है ये है 1 by 200. आपको इंटरेस्ट है इसमें, अरे चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, एक ही चीज़ है ना. पीक से आरएमएस बोलो या आरएमएस से पीक, सिमेट्रिकल ग्राफ है डियर. तो आपको डिफरेंस चाहिए इन टाइम का, तो इट विल बी 1 by 200 minus 1 by 400. So your time interval delta t would be 1 by 200 minus 1 by 400, which is again 1 by 400, which is this option. 1 by 400 is 2.5 10 to the minus 3. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क, क्योंकि ये बहुत बेसिक है आज का सेशन. अगर आज आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो पूरा एसी करने के बाद भी ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे. बाकी हो सकता है आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो कर ले जाओ इससे भी. Why we are doing these questions guys? मैं आपको ये फील दे रहा हूं कि what these value mean, ये इन सब का मतलब क्या है. Right? Time means that particular instant when we are calculating this quantity. अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया है सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन, हमें एक्चुअल करंट की वैल्यू होनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ आई नॉट रखना है तो आई नॉट कैंसिल होने वाला है दोनों साइड से. तो वी डोंट नीड दीज वैल्यूज टू बी ऑनेस्ट. आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, कुछ फायदा नहीं होगा उसका. बिकॉज किसी भी एसी में एक सर्टेन वैल्यू से दूसरे सर्टेन वैल्यू जाना ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. पीक वैल्यू से क्या मतलब? अगर मान लो एक और मैं जैसे 2 ग्राफ बनाऊं मैं, ठीक है. अगर ये ग्राफ देखो, अब जैसे ग्राफ 1 बन रहा है ये, ठीक, थोड़ा सा ऐसा हो गया, सॉरी गाइस. एक बन रहा है ऐसा और एक ग्राफ बन रहा है ऐसा. पीक वैल्यू से टाइमिंग में फर्क पड़ने वाला है. दिस साइकिल्स आर गोइंग टू बी सेम, राइट. ये भी 0 से आरएमएस इतने टाइम में जाएगा, ये भी 0 से आरएमएस इतने ही टाइम में जाएगा. दिस पीक वैल्यूज डू नॉट डिफाइंड, सो उसकी जरूरत ही नहीं है हमको, राइट. दैट वाज द केस. तो क्या किया हमने? पहले 0 से पीक जाने का टाइम निकाला. पीक का वैल्यू होता है आई नॉट, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा डी किया था इंस्टेंटेनियस, और ये बराबर. तो यहाँ से ये आया t इज इक्वल टू 1 by 200. फिर यहाँ से आरएमएस, आरएमएस मतलब आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, तो इसके बराबर किया, टाइम 1/400 आया. दोनों का टाइम डिफरेंस निकाला. दिस इज व्हाट वी नीड. ओके, चलो. सो ये हो गया बेसिक्स, मतलब एसी की इक्वेशन, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू एंड हाउ टू डील विद दिस पैरामीटर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें वो है एसी सर्किट्स. जैसे डीसी सर्किट्स था वैसे ही है एसी सर्किट्स. तो आज एकदम सिंपल सर्किट करेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा वो. कल से हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट स्टार्ट करेंगे. कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से एसी सर्किट्स. इसमें पहला सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट. प्योर रेजिस्टिव मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा है और एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा है. दिस सर्किट इज
typically depicted by like this. This is my resistance R. अच्छा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को दिखाएं कैसे? तो उसका सिंबल होता है ऐसा. डीसी में हम लोग ऐसा करते हैं, राइट? दिस इज डीसी, दिस इज एसी, लाइक दिस. और इसके नीचे लिख देते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी इसकी एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. ओके, I is equal to I naught sin omega. So let's say at any instant current I is flowing. ठीक है, तो we want to establish relation between E and I. ठीक, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, किरचॉफ लॉ लगाएंगे. किरचॉफ लॉ लगाते ही लिख सकते हैं E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0. किसी भी इंस्टेंट पे E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आ जाएगा? E की जगह आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0. यहां से आ गया आई आर इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. That means I is equal to E naught by R sin omega t, या फिर हम बोल सकते हैं I E naught by R क्या होगी? मैक्सिमम करंट I naught sin omega t, where I naught is equal to E naught by R. सिंपली, तो कुछ भी इसमें दम नहीं है, मतलब दिस इज नेवर आस्क्ड, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, एक रेजिस्टेंस लाइक दिस, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0. तो ये माइनस 0 किया, ये इसके बराबर किया और ये आ गया. ठीक, ये चीज ध्यान रखना. इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, नोट कर लिया आप लोगों ने. कपल ऑफ टेक अवेज. इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब ओनली रेजिस्टेंस इज देयर. गाइस, ये प्योर क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? सर, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें डालेंगे एक कैपेसिटर, और उससे नेक्स्ट क्लास में डालेंगे इस पे इंडक्टर, फिर उसके कॉम्बिनेशंस, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, फिर एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर, या फिर इंडक्टर कैपेसिटर. बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट? तो इसलिए अभी जो पहला सर्किट हमने सीखा है प्योर रेजिस्टिव, इज क्वाइट प्रिमिटिव और यू कैन से वेरी वेरी बेसिक सर्किट. इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, E एंड I, मतलब EMF एंड I आर इन सेम फेज. वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे. क्यों? अभी आपने देखा, जब मैंने E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कहानी अपनी स्टार्ट करी, किरचॉफ लॉ लगाया, आई गॉट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका मतलब इधर भी ओमेगा टी है तो इधर भी ओमेगा टी है. अगर यहाँ पे स्टार्ट किया होता ओमेगा टी प्लस 5 से, तो डियर यहाँ पे भी तो ओमेगा टी प्लस 5 आता. क्या डिफरेंस? इसका मतलब जैसे जैसे ईएमएफ चलेगा वैसे वैसे करंट भी उसको फॉलो करेगी. दे आर ऑलवेज टुगेदर, देयर इज नो गैप ऑफ फेज. मतलब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं V और I का एक साथ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले एक ग्राफ लेता हूं मैं V का. लेट्स से दिस इज E नॉट एंड दिस इज माइनस E नॉट. This is time. Okay, I would look something like this. Means they are reaching their peaks together. थोड़ा सा मेरा ग्राफ ये हो गया. They are reaching their peaks together
they are reaching their zeros together, they are reaching their negative peaks together, they are in phase. The only thing is कि I थोड़ा सा पीक वैल्यू में स्लाइटली लेस. क्यों? क्योंकि टिपिकली रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा होता है. आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर किया है ना हमने, तो ई नॉट से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर रेजिस्टेंस हो सकता है कि 0.5 टाइप का हो तो ज्यादा, बट टिपिकली इट इज मोर देन 1. सो आई नॉट की वैल्यू थोड़ी सी ई नॉट से कम आएगी, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड हियर. बट दे विल बी टुगेदर ऑलवेज. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये एक टिपिकल सर्किट में ई नॉट और आई का बिहेवियर है विद टाइम, सो दिस सर्किट कैन बी, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टर और ये कुछ और. तो आपको मालूम है कि बाकी सब में तो फेज गैप रहता है. फेज गैप किस में नहीं रहता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में. तो इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन में ऑप्शन चूज करोगे प्योर रेजिस्टिव, क्योंकि देयर इज नो फेज लैग. इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में. ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा जो इस पे एजेंडा रहेगा डियर, एक क्लास मुझे चाहिए होगी सर्किट्स करने के लिए. तो एक सी सर्किट which is circuit with a capacitance, then L circuit with an inductor, then we will do straight LCR. मतलब इन तीनों का अभी R किया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन. क्योंकि ये करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि थोड़ा बुक से अलग रहेगा. मेरा ये फंडा रहेगा कि मैं आपको ये अलग से पढ़ा दूंगा पूरा एक जेनरिक सर्किट जिसमें L भी है, C भी है, R भी है. अब उसके बाद अगर वो कॉम्बिनेशन में करेंगे क्या, एल आर या सी आर ऐसा कुछ, तो ये आपको करना क्या होगा, सिर्फ जो कंपोनेंट नहीं है उसको निकालना. राइट, सो दैट इज द टेक्निक आई विल टीच यू. आजकल एसी की प्रॉब्लम स्टैंडर्ड सर्किट बना के दे आर कंबाइनिंग और मेकिंग अ कस्टम सर्किट. तो कस्टम सर्किट अगर बनाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कैसे इनको डील करना है इंडिविजुअली, या फिर जब तीनों एक साथ आ जाए. जब हम ये सीख लेंगे कि इंडिविजुअली कैसे इसको डील करना है और तीनों का साथ में कैसे डील करना है, उनमें से एक कंपोनेंट कोई प्लग आउट कर दिया तो हम इसको कैसे डील करें. आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा बहुत सारे सर्किट का, जो कि फॉर्मूले आके वरना बढ़ते ही चले जाते हैं. सो द वे आई विल गिव यू, मतलब टीच कि ये एक बार आपके पास एक बेसिक सर्किट का आइडिया आ गया तो इससे आप कैसे भी फॉर्मूले अपने आप बना सकते हो. इट विल बी वेरी इजी. फर्स्ट टाइम थोड़ा सा 1.5 डिफिकल्टी हो सकती है, बट उसके बाद आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसमें. ठीक, ओके. सो या विल क्लोज द क्लास, इट्स अबाउट 5. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे. माई टारगेट इज मेट फॉर टुडे. इतना ही मैं सोच के आया था. ऑल द क्वेश्चंस. We are running pretty well